हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन ना ही बहुत अच्छा गया ना ही बहुत ख़राब। इन टर्म्स ऑफ पढ़ाई पढ़ाई के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज व्हाट आई नीड टू शेयर विद यू गाइस, क्या शेयर किया जाए आप लोगों के साथ। पता ही है आप लोगों को, अभी एयर इंडिया बेंगलुरु में चल रहा है एयर शो। एयर इंडिया एरो इंडिया सॉरी गाइस, एरो इंडिया बेंगलुरु में, ठीक है। एयर शो चल रहा है। विल सी कि इसके रिगार्डिंग हम लोगों को क्या क्या देखना है, हम लोग देखेंगे अपने आगे वाले लेक्चर्स वीडियो में। अभी इतना पता होना चाहिए कि एरो इंडिया है, एयर शो चल रहा है। जैसे कि Su-57 रशिया का है, F-35 अमेरिका का है, बट आई डोंट थिंक इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में कभी पूछा जाएगा। बट ठीक है, हाँ, लेकिन इस साल एज आई अर्लियर ऑल्सो टोल्ड इन माई प्रीवियस लेक्चर्स कि समथिंग रिलेटेड टू एयरप्लेन might be arrive in this prelims exam, upcoming prelims exam आ सकता है। तो कुछ हम लोगों को पढ़ के जाना ही है इससे रिगार्डिंग में भी सब। जैसे कि एक बार हम लोगों को जेट क्रूज मिसाइल एंड व्हाट बैलिस्टिक मिसाइल में डिफरेंस क्या होता है वो पूछा जा चुका है ऑलरेडी। सो दैट काइंड ऑफ थिंग वी शुड फोकस अपॉन, ठीक है गाइस। बाकी कभी इसके बारे में डिटेल करेंगे अपन। और हाँ, एक जो चीज़ है वो आई थिंक वन शुड नो अबाउट इट। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट इन माई अर्लियर सेशन, एंड दैट इज़ इंडिया का फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, यू कैन से दैट। इंडिया का फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट कौन सा है? एमका। आप लोगों को बताया गया एमका के बारे में। यू सी इट्स फुल फॉर्म, आप लोग देख लीजिएगा इसका फुल फॉर्म, और बाकी फिर कमेंट कीजिएगा क्या है इसका फुल फॉर्म। इसका एक प्रोटोटाइप हैज़ बिन प्रिपेयर्ड, जो कि है अपना LCA Mk2, एंड वी डोंट नीड टू रिमेंबर इट्स नेम। हम लोगों को इसके नाम को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ सुना हुआ है ये चीज़, एंड दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, LCA का फुल फॉर्म है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। आप ये कह लीजिए कि ये जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट बन रहा है, अगर कैरेक्टरिस्टिक ऐसा तो इट्स ए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। तो इट्स ए प्रोटोटाइप ऑफ एमका विच इज़ ए फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया। इट्स इंडिजिनस, इंडिया में ही बना है, एंड इट इज़ अंडर ऑपरेशन, अभी तैयार नहीं हुआ है। इट विल बी फाइनलाइज्ड बाय 2026 में ये फाइनलाइज हो जाएगा, ऐसा मतलब कहा जा रहा है, ठीक है। एक चीज़ था, जस्ट एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू गाइज, कि जैसे अपन लोग वॉलनट खाते हैं ना, वॉलनट अखरोट, तो उसी तरीके का अमेरिका में लोग पैकन नट खाते हैं। अमेरिका में लोग पैकन नट खाते हैं, तो आपको मतलब वो सेम टेस्ट करेगा एंड इट लुक्स वेरी सिमिलर टू ईच अदर, मतलब वॉलनट की ही सिमिलर दिखता है, बट डिफरेंस तो है। लेकिन मे बी वहीं उतना ही प्रोटीन, फैट्स, गुड फैट, बैड फैट जो भी हो वही होगा। तो आप लोग वॉलनट, पैकन नट कभी आए, पैकन नट से रिलेटेड कुछ आए, तो आपके दिमाग में वॉलनट
आ जाना चाहिए कि हाँ इट्स काइंड ऑफ, मतलब इट्स काइंड ऑफ वेराइटी ऑफ वॉलनट, ठीक है। बट ऐसा कुछ आएगा नहीं, बट फिर भी बोल दिया गया। एक अभी और है AI एक्शन समिट। AI एक्शन समिट चल रहा ना अभी, AI एक्शन समिट। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट, पेरिस में, फ्रांस, पेरिस में। एंड इट इज को चेयर्ड बाय इंडिया, co-chaired by इंडिया, ठीक है, co-chaired by इंडिया। चलिए एक टास्क है आप लोगों के लिए, बताइए इंडिया एंड फ्रांस के बीच में कौन सा एक्सरसाइज है, कौन सा एक्सरसाइज यूजुअली होता है, मत मीन्स कि कोई नेवी एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज, व्हाटएवर एक्सरसाइज, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में कौन सा एक्सरसाइज होता है? इज इट वरुणा एक्सरसाइज या फिर समथिंग एल्स? सर्च करें, बताएं, कमेंट करें, अदरवाइज मैं तो हूँ ही आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। AI एक्शन समिट अभी पेरिस में हो रहा है, क्या इसका फाइनल आउटकम्स आने वाला है? विल सी, ठीक है। और जितना काम का होगा उतना ही देखेंगे, मतलब फालतू का अपने मेमोरी को फिल नहीं करना है, कुछ भी डाल रहे हैं मेमोरी में, ठीक है। AI एक्शन समिट जो भी होगा AI से रिलेटेड होगा, और क्या। कभी इतना सुन लिए कि हाँ हो रहा है बस, ठीक है, अब क्या होगा अब देखा जाएगा। एक आप लोगों को ये पता होना चाहिए ONOS क्या है, ONOS क्या है, ONOS क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। क्या आप लोग बता सकते हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो हम लोग सुन रहे हैं, इट इज़ वेरी हाईलाइटेड न्यूज़ एंड वन शुड नो अबाउट इट थॉरली। हम लोगों को उसके बारे में एकदम थॉरली जानना जरूरी है। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शन क्या है, एंड व्हाट ऑल आर्टिकल्स आर रिलेटेड विद इट। कौन कौन से आर्टिकल से कौन कौन से अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, सो दैट कि सब कुछ सिंक्रोनाइज हो जाए। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब क्या होता है? इट डजंट मीन कि एक ही दिन सारे लोग क्या कहते हैं वोटिंग करें, इट डजंट मीन दैट। इसका मतलब ये है सिंपली कि लोकसभा इलेक्शन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली, एक ही टाइम पर इलेक्शन हो, ठीक है। वोटिंग एक साथ हो रहा, इसका मतलब ये नहीं, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या फिर वन नेशन वन इलेक्शन क्या कहना चाह रहा है। हाँ, आई एम डाइवर्टिंग फ्रॉम माई टॉपिक। हाँ, टॉपिक क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। तो अभी आप देखे होगे, अगर आई नो यू ऑल आर ग्रेजुएट्स, आप लोग सभी ग्रेजुएट्स हैं, तो कॉलेज में कुछ ना कुछ तो आप लोग रिसर्च से रिलेटेड, या फिर जो कि हम लोग फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, तो फिर वी नीड टू प्रिपेयर समथिंग दैट इज व्हाट वी कॉल इट, क्या कहते हैं हम लोग उसको, बताइए, जो कॉलेज में मिलता है यार, रिसर्च पेपर तैयार करने के लिए। तो वो अगर सपोज कि रिसर्च पेपर ही बोलते हैं ना उसको हम लोग, रिसर्च पेपर, या PhD जो करते हैं उनको रिसर्च पेपर करने के लिए। तो अब रिसर्च पेपर पढ़ने के लिए अलग अलग प्रोफेसर साइंटिस्ट का तो अलग अलग वेबसाइट पे जाना पड़ता है, फिर परचेज़ करना पड़ता है, फिर बहुत तो परचेज़ भी नहीं कर पाते हम लोग, पता भी नहीं चलता कौन कहाँ से कैसे इसका जुगाड़ करें, बहुत बहुत अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, फिर कॉल नहीं ले पाते हम लोग तो कॉलेज से बात करते हैं, कॉलेज वाले देते हैं, फिर वो पढ़ना पड़ता है। तो बहुत मतलब उसमें अभी ना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए क्या किया गया है, ये भाई एक सब्सक्रिप्शन लो एंड देन विल बी एबल टू सी ऑल काइंड्स ऑफ रिसर्च पेपर्स अवेलेबल इन द इंटरनेट, अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये मकसद है। तो इसके बेनिफिशियरीज को होंगे वी स्टूडेंट्स आर द बेनिफिशियरीज, जितने भी प्रोफेसर्स हैं दे आर द बेनिफिशियरीज, स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज दे आर द बेनिफिशियरीज। तो एक सब्सक्रिप्शन में सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये है भाई, और बहुत ज़रूरी है ये, मतलब कि अगर आप लोग कभी किए होंगे रिसर्च, आपको पता होगा कि कितना मतलब कि एक रिसर्च पेपर एकदम निकालना कितना मुश्किल हो रहा था।
मेरे साथ तो आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट, दैट्स वाई आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ, एंड यू ऑल नो बिकॉज यू ऑल आर ग्रेजुएट्स, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अभी तक तो कुछ बीच के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि कौन सा बीच कहाँ पर है, जैसे कि बॉम्बे में कौन सा बीच है, मैरीन ड्राइव। तो आई डोंट थिंक अभी तक कुछ पूछा गया कि कौन सा बीच कहाँ पर है, बट इन फ्यूचर क्या पता यूपीएससी क्या कर दे। सो फॉर दैट से कुछ थोड़ा सा एडवांस पढ़ना चाहिए कभी कभी, जैसे कि रामाकृष्णा बीच। ऐसे तो नहीं पूछेगा, बहुत ही प्रोबेबिलिटी कम है रामाकृष्णा बीच, बट फिर भी मतलब मैं बता रहा हूँ रामाकृष्णा बीच वाइजैक। वाइजैक पता किसको बोलते हैं हम लोग? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, वाइजैक आंध्र प्रदेश में रामाकृष्णा बीच, आरके बीच, जैसे मेरीन ड्राइव वगैरह। तिलमाती बीच कर्नाटका, तिलमाती बीच कर्नाटका। अगर मतलब कि ये हम लोगों का फर्स्ट प्रायोरिटी वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। इफ यू वांट टू इग्नोर इट यू कैन, कोई मतलब इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बट फिर भी हर एक चीज पढ़ना जरूरी नहीं है। ठीक है सर, हाँ, लेकिन कुछ कुछ पढ़ना तो जरूरी है। अच्छा, एल्यूमिनियम ओर बता सकते हो कौन सा एल्यूमिनियम ओर है? एनी कम से कम एक तो पता ही होगा आप लोगों को, जैसे कि बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? एल्यूमिनियम ओर है, इट्स एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो बेसिक मतलब चीज जो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ते हैं कि बॉक्साइट से इफ यू वांट टू गेट एल्यूमिनियम, अगर इससे हम लोगों को एल्यूमिनियम चाहिए, सो विच प्रोसेस डू वी फॉलो? कौन सा प्रोसेस अपन लोग फॉलो करते हैं? यू माइट हैव स्टडीड अबाउट बेयर्स प्रोसेस। आप लोग बेयर्स प्रोसेस के बारे में जरूर पढ़े होंगे, बेयर प्रोसेस या बेयर प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? बेयर्स प्रोसेस। तो इससे हम लोग अपन क्या करते हैं? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम गेट करते हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक बेयर्स प्रोसेस कुछ पूछा जाएगा। हाँ, बॉक्साइट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ये जानना जरूरी है। हाँ, बेयर्स प्रोसेस यूपीएससी में तो नहीं, बट मे बी बीपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस में इट कैन बी आस्क्ड, आई डोंट नो। तो लेकिन ठीक है, जानने लायक है तो जान लिया जाए। अच्छा हाँ, एक चीज़, अगर आपने मेरे किसी भी वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस में आई हैव टोल्ड यू अबाउट कि 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, CCC फ्रेंड्स करके, ठीक है। कमेंट करें CCC फ्रेंड्स का फुल फॉर्म क्या, एंड दीज आर द 8 कोर इंडस्ट्रीज। और नमा कोर इंडस्ट्रीज तो अभी कुछ नहीं है, बट एल्यूमिनियम को देखा जाता है, इट वुड बी सीन एज 9th कोर इंडस्ट्रीज। कहने का मतलब ये है कि अगर नवमा कोर इंडस्ट्री कोई बनेगा तो इट विल बी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ठीक है। क्योंकि एल्यूमिनियम का भी अपने जीडीपी ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। एंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री का जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है दैट इज एल्यूमिनियम, एंड इट इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर सो मेनी अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो एल्यूमिनियम को भी नमा कोर इंडस्ट्री के रूप में देखा जाता है, येट इट इज़ नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज अ 9th कोर इंडस्ट्री, बट इन फ्यूचर व्हाट हैपन्स गॉड नोज। बट अगर आपको अभी से आइडिया है कि ये हो सकता, तो अगर आगे होगा तो यही होगा, ठीक है। तो अब आगे कभी होगा तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि आपको अभी से थोड़ा सा बिल्ड हो चुका है ये कि हाँ ये हो सकता है, इसका इम्पोर्टेंस है। किसी साल आपने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा लेकिन ऑप्शन में है, तो आप इसके साथ जा सकते हो डेफिनेटली, ठीक है। और इंडिया के बारे में अगर वी कैन टॉक अबाउट, हाँ, रैंकिंग्स वगैरह, दिस एल्यूमिनियम में यू कैन रिमेंबर कि इंडिया जो है एल्यूमिनियम में
इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एल्यूमिनियम का। तो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है इंडिया, बताइए। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है? एल्यूमिनियम का सेकेंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट लाइम का है, थर्ड लार्जेस्ट लाइम का। बताइए इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है? इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है? आयरन ओर का है। याद रहा तो ठीक, नहीं रहा तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, एल्यूमिनियम का सेकेंड लार्जेस्ट है, तो अब सेकेंड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम देख रहे हो तो देख लिए हम लोग। थर्ड लार्जेस्ट लाइम का है, फोर्थ लार्जेस्ट आयरन ओर का है, ठीक है। याद रहा नहीं रहा, नॉट अ बिग डील, ठीक है। अब कितना ज़्यादा याद रखेंगे अपन। हाँ, बट जो एक बेसिक आइडिया है दैट शुड बी देयर इन आवर माइंड, कॉन्सेप्ट शुड बी इन आवर माइंड। या वी नो कि वी जनरली फॉरगेट facts and it's human nature and we can't do anything about it rather than revising। देखो, रिवीजन के अलावा we can't do anything। अगर आपको कुछ याद रखना है तो भाई उसी चीज़ का रिवीजन करना है जो कि स्टैटिक है एंड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसी डेटा को याद रखना है जो कि मोस्ट प्रोबेबल है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एल्यूमिनियम है, थर्ड में लाइम है, आयरन और फोर्थ। एक बेसिक आइडिया आ गया अपने पास, ठीक है। हाँ, चलिए अब लेट्स मूव ऑन टू द स्टील सेक्टर। थोड़ा सा एल्यूमिनियम के बारे में पता चला हम लोगों को, अब हम लोग थोड़ा सा स्टील के बारे में जानते हैं। आई थिंक यू नो अबाउट कि स्टील इज़ द प्रोडक्ट एंड व्हाट आर इट्स रॉ मटेरियल्स। इसके रॉ मटेरियल्स क्या हैं? आयरन से ही बनता है, ये पता होगा आप लोगों को। किससे बनता है ये? स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम आयरन से स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम आयरन से ही स्टील बनता है। फिर एक स्टेनलेस स्टील भी होता है। बताइए कि विच मटेरियल्स इज यूज्ड टू मेक स्टील एज एन स्टेनलेस, ठीक है। स्टील आयरन से स्टील बनता है, तो आयरन में बेसिकली हम लोग कार्बन कंटेंट मिक्स मैच करते हैं, देन स्टील इज प्रोड्यूस्ड। बट हाँ, स्टील बनाना है तो कार्बन कंटेंट 2% से कम रखना है। स्टील बनाना है तो आयरन के साथ कार्बन कंटेंट बोलिए 2% से कम रखना है। सो व्हाट हैपेंस इफ द कार्बन कंटेंट इंक्रीज्ड, मीन्स कि 2% से अगर वो ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा? बताइए क्या होगा? तो उस केस में कास्ट आयरन बन जाएगा। वो स्टील की जगह पर कास्ट आयरन बन जाएगा। कास्ट आयरन में क्या है? आयरन है प्लस ये कार्बन कंटेंट जो है इट इज़ हाई, मोर देन 2%, 2% से ज़्यादा है, तो उस केस में वो कास्ट आयरन बन गया। अगर 2% से कम रख रहे हो आप कार्बन तो स्टील। तो समझ रहे हो कार्बन का कोई रूल क्या है? कार्बन मिला रहे हो तो कार्बन से ही आयरन में कार्बन बना रहे हो, तो मेन रॉ मटेरियल आयरन है। अब आयरन से आपको कास्ट आयरन बनाना है कि स्टील बनाना, यू शुड डिसाइड। एंड हाउ यू शुड डिसाइड? बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन के परसेंटेज के अकॉर्डिंग यू कैन डिसाइड कि कम रखोगे तो स्टील बनेगा, ज्यादा रखोगे तो। हाँ, अब एक बात और जान लीजिए, दीज टू आर नॉट ओनली द मटेरियल्स दैट आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। अपार्ट फ्रॉम दीज टू मटेरियल्स, अदर मटेरियल्स आर ऑल्सो मिक्सड, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और भी मिक्स किया, जैसे निकल वगैरह भी मिलाया जाता है स्टील में। ऐसा नहीं सोचना कि केवल इसी दो से बनता है। हाँ, दीज टू आर द मेन कंपोनेंट्स। इसका प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट हियर, वी आर मेंशनिंग इट, ठीक है। तो स्टील एंड कास्ट आयरन, तो स्टील एंड कास्ट आयरन में डिफरेंस क्या है बोलिए? बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट। याद रखिएगा ये तो याद रखना होगा सर, क्योंकि यहाँ पर मतलब कि मान के चलिए अगर ये बोला जाए कि स्टील हैज़ हाई कार्बन कंटेंट, तो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है। अगर मान के चलिए हम लोग लेट्स चेंज द टॉपिक, पैट स्कीम लिखा हुआ,
मान के चलिए कि पैट स्कीम से रिलेटेड कुछ आपको बोल दिया गया, स्टेटमेंट दे दिया गया, तो व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इट? आप क्या समझोगे इससे? व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड? बताइए। पैट स्कीम बोलेगे कि भाई फुल फॉर्म पता ही नहीं है, तो कैसे कुछ समझ पाएंगे? चलिए मैं आपको फुल फॉर्म भी बता देता हूँ। परफॉर्म अचीव ट्रेड। परफॉर्म, पी से परफॉर्म, ए से अचीव, टी से ट्रेड। परफॉर्म अचीव ट्रेड। परफॉर्म करो, अचीव करो, इतना परफॉर्म करो कि यू कैन अचीव इट एंड देन ट्रेड इट। तो इससे क्या समझ पाओगे पैट स्कीम से? तो एक चीज तो इसके रिगार्डिंग अपने को याद रखना है कि इट्स ए पार्ट ऑफ नेशनल मिशन ऑफ इनहैंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। ये किसका पार्ट है? अगर आप इतना याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा पैट स्कीम से रिलेटेड। पार्ट ऑफ नेशनल स्कीम, नेशनल मिशन, it's a part of national mission of, what we can say, it's a part of national mission of, हाँ, the main word is here। अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ यही मेन है, इस पर ध्यान दीजिएगा। enhanced, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ड है अब जो लिखने जा रहा हूँ, एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी, बस इसी पे याद रखिए, बस बाकी सब भूल जाइए। पैट एनर्जी एफिशिएंसी, बस बस बस, और कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना। पैट एनर्जी एफिशिएंसी मतलब कि भाई कुछ ऐसा करना है कि एनर्जी एफिशिएंसी हो। मतलब कि अगर अपन एनर्जी यूज़ करें, मान के चलो सपोज करो कि किसी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में अपन 1 टन एनर्जी लगा रहे हैं, तो जो आउटपुट भी आए तो उसमें 1 टन एनर्जी रहे, मतलब कि एनर्जी वेस्टेज नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना बात को? अगर 10 यूनिट एनर्जी यूज कर रहे हैं तो इनपुट लगा 10 यूनिट का, तो आउटपुट जो जनरेट होना चाहिए मतलब 8-9 यूनिट तो होना ही चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि एफिशिएंसी अपना कम है, 10 यूनिट एनर्जी लगा रहे हैं तो 5 यूनिट ही एनर्जी मिल रहा है एज एन आउटपुट। ठीक है, तो एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना है। ठीक है, तो इस बात को समझिए, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना है। पैट स्कीम, अब स्टेटमेंट आएगा ना तो आप एलिमिनेट कर दोगे, बिलीव मी, क्योंकि स्टेटमेंट ना 4 स्टेटमेंट्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब एक ए है तो दूसरा डी है तो फिर एक्स है, फिर वाई है, फिर जेड है। आपको ए एक्स वाई जेड में अंतर तो पता ही है, आराम से पता कर लो। एक स्टेटमेंट इधर का देगा, एक उधर का देगा, आपको एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ भी लगेगा, गो फॉर इट। ठीक है, और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, मैं पर्टिकुलर इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल करूंगा, जितना रिक्वायरमेंट है हमारी, मतलब जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ दैट। ठीक है, अब एक चीज़ और जानिए कि जब स्टील प्रोडक्शन होता है ना इंडिया में, स्टील प्रोडक्शन जो इंडिया में होता है। अच्छा एक बात बताइए कि CCC फ्रेंड्स जो था 8 कोर इंडस्ट्री, इज स्टील इंडस्ट्री इज द पार्ट ऑफ इट? क्या वो कोर इंडस्ट्री का पार्ट था? मैसेज में बताइए, कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट करना जरूरी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वो अच्छी बात है। ठीक है, स्टील प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग ना। स्टील प्रोडक्शन करने के लिए सर वी नीड टू इंपोर्ट कोकिंग कोल। हम लोग को कोकिंग कोल इंपोर्ट करना पड़ता है, कोकिंग कोल इंपोर्ट करना पड़ता है, बिकॉज इट इज अ रॉ मटेरियल, इट इज एन इनपुट फॉर स्टील प्रोडक्शन। स्टील प्रोडक्शन के लिए हम लोगों को कोकिंग कोल इंपोर्ट करना पड़ता है, एंड बेस्ड ऑन दैट स्टील प्रोडक्शन होता है। आपको एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं जो कि आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो। जैसे कि अगर 1 टन स्टील प्रोड्यूस करना है तो पता है आप लोगों को हाउ मच वी नीड कोकिंग कोल? इट्स अराउंड 0.8 टन। सोच रहे हो कितना ज़्यादा है ये? मतलब 1 टन स्टील प्रोडक्शन के लिए 0.8 टन कोकिंग कोल चाहिए,
और अपने पास भारत में कोकिंग कोल है, लेकिन उसका वो क्वालिटी नहीं है, इट्स नॉट दैट ऑफ क्वालिटी दैट वी कैन यूज इन इट स्टील प्रोडक्शन। वो क्वालिटी नहीं है जो कि हम लोग स्टील प्रोडक्शन में यूज कर सके। अपने यहाँ है, उसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा है, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है, कार्बन कंटेंट कम है, तो इट्स नॉट ऑफ अ रिच क्वालिटी, तो हम लोगों को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इसीलिए स्टील इतना महंगा है। ठीक है, तो समझ रहे हो ना बात को। क्वेश्चन अगर पूछे कि स्टील प्रोडक्शन में करने के लिए कौन सा चीज़ को अपन को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो कोकिंग कोल को करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अपने पास है नहीं, और है भी तो लो क्वालिटी का है, उसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा, इसलिए क्वालिटी लो हो गया। कार्बन कंटेंट जितना ज़्यादा होगा कोकिंग कोल में, उतना वो हाई क्वालिटी का होगा। ये समझ रहे हैं ना बेसिक। अब चलिए, एक टर्म और न्यूज़ में है, एक टर्म और न्यूज़ में है रिगार्डिंग स्टील, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ, और नहीं है तो सुन लीजिए, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ग्रीन स्टील, ग्रीन स्टील, ग्रीन स्टील, बोलिए बोलिए, ग्रीन स्टील। बताइए ग्रीन स्टील क्या होगा, क्या हो सकता है ग्रीन स्टील? मैं क्यों बता रहा हूं यहां पे ग्रीन स्टील? अब ये बताइए कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील व्हाट आर वी यूजिंग, क्या हम लोग यूज कर रहे हैं? व्हाट आर वी यूजिंग? इट्स कोकिंग कोल। एंड व्हाट इज कोकिंग कोल? कोल इज नथिंग बट फॉसिल फ्यूल। कोल क्या है? फॉसिल फ्यूल है सर। तो सर स्टील के प्रोडक्शन में फॉसिल फ्यूल हो रहा है, जैसे इमिशंस, CO2 इमिशंस वगैरह हो ही रहेंगे। एंड यू नो दैट कि भाई इमिशन रिडक्शन करना है, पेरिस एग्रीमेंट 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड ऑल दैट, गुड पॉइंट, क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता ही होगा। तो ग्रीन स्टील मीन्स हो गया दोज स्टील्स फॉर विच प्रोडक्शन इज हैपन, एंड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन there is almost negligible usage of fossil fuels। मतलब कि जो ग्रीन स्टील प्रोड्यूस हुआ विदाउट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, विदाउट यूजिंग कोल्स, कोल का, बिना कोयला का जो भी स्टील को हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, उस स्टील को हम लोग ग्रीन स्टील कहेंगे, ग्रीन स्टील करेंगे, क्योंकि वो CO2 इमिशंस नहीं कर रहा है। उस तरह को बिना फॉसिल फ्यूल का यूज़ किए हम लोग जो स्टील प्रोड्यूस करेंगे उसको क्या बोलेंगे? ग्रीन स्टील बोलेंगे। और आपको एक खास बात बताने जा रहा हूं कि इस साल ग्रीन स्टील का यू कैन से दैट कैटेगराइजेशन या फिर लेबलिंग, वट एवर यू कैन से, उसका एक लेबलाइजेशन किया गया है पहली बार वर्ल्ड में इंडिया के द्वारा। किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या ये किया गया है, क्या है ये लेबलिंग इंडिया के द्वारा, वर्ल्ड्स फर्स्ट लेवल ऑफ स्टील, लेबलिंग ऑफ स्टील। तो ऐसे ग्रीन स्टील का डेफिनेशन अगर बोला जाए, अगर इसका थोड़ा टेक्निकल डेफिनेशन में जाए, टेक्निकल डेफिनेशन में, ऐसे तो पता चल गया हम लोग को विदाउट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स एंड ऑल दैट, बट ग्रीन स्टील का टेक्निकल डेफिनेशन देखें तो स्टील विद CO2 इमिशन इक्विवेलेंट टू लेस देन 2 टन्स ऑफ CO2। स्टील है, CO2 इमिशंस तो होगा ही, रोक तो नहीं सकता आप लोग, लेकिन कितना सा लेस होना चाहिए? 2.2 टन, 2.2 टन CO2 पर टन ऑफ फिनिश्ड स्टील। 2.2 टन ऑफ CO2 पर टन ऑफ फिनिश्ड स्टील। कहने का मतलब ये सर, अगर आप मान के चलिए कि 1 टन स्टील प्रोड्यूस कर रहे हो और 1 टन स्टील के प्रोडक्शन में अगर CO2 इमिशन तो होगा ही, अगर वो CO2 इमिशन लेस देन 2.2 टन हुआ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 टन स्टील, तो उस स्टील को, वैसे स्टील्स को वी कैन कॉल इट ग्रीन स्टील। तो ये मतलब डेफिनेशन दिया गया ग्रीन स्टील का, प्रॉपर डेफिनेशन, टेक्निकल डेफिनेशन, लेमैन डेफिनेशन की विदाउट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। तो अब देखिए इसका कैसे लेबलाइजिंग इंडिया ने किया है। इंडिया ने बोला रेफ्रिजरेटर में आप देखे होंगे
कि जो जैसे कि 3 स्टार का रेफ्रिजरेटर आता है, 4 स्टार का रेफ्रिजरेटर आता है, 5 स्टार का रेफ्रिजरेटर, वो क्या होता है वो, अगर आप जितना हाई स्टार का रेफ्रिजरेटर लोगे, 5 स्टार का रेफ्रिजरेटर, तो उतना कम वो पावर कंजम्पशन करता है, आपका बिजली बिल उतना ज़्यादा सेव होता है क्योंकि पावर कंजम्पशन उतना कम करता है। ठीक है वो, तो उसी बेसिस तो यहाँ पर भी स्टार इस मतलब बोला गया है कि 3 स्टार का ये 3 स्टार का ग्रीन स्टील, उसी तरीके से 4 स्टार का ग्रीन स्टील, 5 स्टार का ग्रीन स्टील। ठीक है, 5 स्टार का ग्रीन स्टील। तो बताइए कैसे बोलेंगे अब हम लोग ग्रीन स्टील। अभी हम लोगों ने बताया आपको कि 2.2 टन से कम अगर होगा कार्बन CO2 इमिशन, वी कैन कॉल इट ग्रीन स्टील, and if it is ranging between 2.2 ton to 2 ton, then in that case we'll call it 3 स्टार वाला। 2.2 से लेकर 2.0 टन के बीच में अगर CO2 इमिशन हो रहा है, लेस देन 2 टन हो रहा है ना सर, अच्छे से देखिए ना, तो लेस देन 2 टन हो रहा है ना 2.2 से 2.2 से इतना के बीच में, तो उसको बोलेंगे 3 स्टार का ये ग्रीन स्टील है। मार्केट में जाइएगा, स्टील आपको दिख रहा है, बोलेगा ग्रीन स्टील है, आप पूछेगा कितने स्टार का, बोलेगा 3 स्टार का, तो आप समझ जाइएगा अच्छा इतना CO2 हुआ था ना। तो आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार का स्टील खरीदिए। क्यों? क्योंकि आप किसी न किसी वे में एनवायरनमेंट को आप सपोर्ट कर रहे हो, आप मतलब कि इको फ्रेंडली कंजम्पशन कर रहे हो आप 5 स्टार का ग्रीन स्टील खरीद कर या फिर कोई भी ग्रीन स्टील खरीद कर, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द एनवायरनमेंट, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन एंड फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, और हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। परचेजिंग जो कर रहे हैं, हम लोग क्या परचेज कर रहे हैं, बेस्ड ऑन दैट हम लोगों को महंगा पड़ेगा, वी नो दैट, क्योंकि इनकी प्रोडक्शन में उनको महंगा पड़ रहा है ना, कॉस्ट ऑफ इनपुट ज़्यादा, फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा है, ऑब्वियसली हम लोगों को ज़्यादा पड़ेगा। अगर आप इधर अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर पा रहे हो, आप अपने लाइफ स्टाइल में CO2 इमिशंस बहुत ज़्यादा कर रहे हो किसी न किसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिविटी के थ्रू, बट वी शुड कंपनसेट इट थ्रू सम आवर अनदर एक्टिविटीज़। तो अगर कभी स्टील खरीदना हो तो इस तरीके का स्टील खरीदें। चलिए 1.6 टन से 2 टन के बीच का अगर हो, क्या हो भाई, CO2 इमिशन, तो फिर उस स्टील को बोलेंगे 4 स्टार ग्रीन स्टील। ठीक है, 4 स्टार ग्रीन स्टील। और 1.6 टन से कम, 1.6 टन से कम अगर CO2 इमिशन हो, 1.6 टन से कम अगर CO2 इमिशन हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे 5 स्टार ग्रीन स्टील। क्या बोलेंगे सर? 5 स्टार ग्रीन स्टील। समझ गए ना, 2.2 से 2 टन, फिर आपको 1.6 से 2 टन, एंड लेस देन 1.6 इट वुड बी कॉल्ड एज 5 स्टार ग्रीन स्टील। ठीक है सर। अच्छा, अब ये बताइए, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में भी तो आ रहा है कि ठीक है, कोकिंग कोल का यूज़ करके स्टील प्रोड्यूस करते थे, आपने बोला कि भैया कोकिंग कोल यूज़ नहीं करना है, फॉसिल फ्यूल यूज़ नहीं करना है, स्टील प्रोडक्शन करना है। सो देन व्हाट वी गोना यूज़ इन प्लेस ऑफ कोकिंग कोल? क्या यूज़ करेंगे फिर हम लोग कोकिंग कोल की जगह पर? कुछ तो यूज करना पड़ेगा ना सर, तब ना स्टील का प्रोडक्शन होगा। आखिर एनर्जी कहाँ से मिलेगा? जो कोल से मिल रहा था वो एनर्जी फ्रॉम वेयर वी गेट इट? सोच रहे हो? सोचो तो उसका आंसर है कि हाइब्रिड नहीं, हाइब्रिड, लेट मी राइट इट, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। आप बोलोगे कि भैया इतना डिफिकल्ट वर्ड बता रहे हो ये सब तो किसी काम का नहीं। जी हाँ, बिल्कुल किसी काम का नहीं है, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वगैरह किसी काम का नहीं है। बट हाँ, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस टेक्नोलॉजी, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप फुल फॉर्म जान लो, देन यू विल बी एबल टू नो कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू, आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा सा गला बच चुका है। हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू,
आई होप कि मेरी आवाज़ ठीक ठाक आप लोगों तक पहुंच रही होगी। आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी, देख रहे हो मेरे को भी याद नहीं है फुल फॉर्म, याद करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, वो तो कॉपी में लिखा हुआ देख के बस लिख रहा हूँ, बट हाँ समझाने के लिए लिखना पड़ेगा। हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी, स्टील में इट्स नथिंग, क्या है ये, स्टील मेकिंग प्रोसेस है। अभी जब मैं बता रहा था स्टील मेकिंग प्रोसेस, तो बस इसमें ये जानना है सर, फुल फॉर्म देख रहे हो हाइब्रिड का, HY से हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन टेक्नोलॉजी, आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोक की जगह, कोकिंग कोल की जगह हम लोग अब हाइड्रोजन का यूज़ कर रहे हैं। किसका यूज़ कर रहे हैं? हाइड्रोजन का यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है ना, नेशनल ग्रीन मिशन एंड ऑल दैट, ऑल द रेस्ट ऑफ दैट, हाइड्रोजन। एंड हाइड्रोजन क्या है? इनफाइनाइट एनर्जी। क्यों है भाई? किसी भी आप गैलेक्सीज में जाओ, किसी गैलेक्सीज व्हाट कलेक्शन ऑफ स्टार्स, सॉरी गाइस, तो हाइड्रोजन वगैरह, सन जो है वहाँ भी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन तो मतलब अनलिमिटेड अपने पास है एज अ फ्यूल, मतलब कि फ्यूचर फ्यूल जो अपना है, कोल ख़त्म हो जाए, पेट्रोल ख़त्म हो जाए, डोंट वरी अबाउट इट, होने दो ख़त्म। लेकिन हाइड्रोजन अभी बहुत है सर, ये तो सन पर इतना है, इतना इतना स्टार है, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। ख़त्म हो रहा है अपना फॉसिल फ्यूल, काम करना है स्पेस पे जाकर, वहाँ से हाइड्रोजन लाना, इधर नहीं मिलेगा तो ऐसे तो इधर ही मिल जाएगा, लाना है फिर उस हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज़ करना है, तो टेंशन नहीं लेना एनर्जी का भी। लेकिन हाँ, हम लोगों को अपना मतलब जो लाइफ स्टाइल, जो अपना मिशन लाइफ है, रीड अबाउट मिशन लाइफ, कि हम लोगों को अपना कंजम्पशन पैटर्न, प्रोडक्शन पैटर्न तो वो सही कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं? हम लोग अपने लेवल पर अपना जो कंजम्पशन पैटर्न है वो सही कर सकते हैं। अब हम लोग मार्केट जाए तो अपना एक बैग होना चाहिए, पहले से एक कैरी बैग होना चाहिए, सो दैट कि वी कैन कैरी सामान वगैरह जो भी खरीद रहे हो आप। हम लोग क्या कर रहे हैं? खाली हाथ जा रहे हैं मार्केट, जब भी कुछ खरीद रहे हैं तो उसके लिए अलग पॉलीथीन ले रहे हैं, फिर दूसरा सब्जी खरीदे फिर अलग पॉलीथीन, तीसरी दुकान से तीसरा सामान खरीदे फिर अलग पॉलीथीन, 4 पॉलीथीन आप घर में लाए, 2 दिन घर में रखे, 5वां दिन घर के बाहर कूड़ा में गया, फिर क्या हुआ? यूज़ मत करो ना भाई, एक बैग खरीद लो ना, एक प्लास्टिक बैग अच्छा से खरीद लो, जब भी मार्केट जाओ उसी को यूज़ करो। तो हम लोगों को अपना कंजप्शन पैटर्न चेंज करना पड़ेगा सर, ठीक है? एक छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान रखनी होगी, ज़रूरी है, क्योंकि कूड़ा कचरा बहुत ज़्यादा मतलब फैला हुआ, ठीक है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग ये अभी कर सकते हैं अपने स्तर पर, तो हाइड्रोजन यूज होता है, इट्स अ लाइफ लेसन। तो बीच बीच में थोड़ा सा लेसन होना चाहिए, आखिर हम लोग क्या पढ़ क्या रहे हैं, आप देख रहे हो ना हम लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तैयारी एक गुड ह्यूमन बीइंग बनने के लिए है, ठीक है? एक गुड ह्यूमन बीइंग बनने के लिए। तो रिजल्ट आए ना आए इट डजेंट मैटर, और हम लोगों को रिजल्ट के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। एंड डोंट वरी अबाउट एग्जाम्स। हाँ, हम लोगों को अपने बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में सोचना है, ठीक है? नहीं केवल सोचना है, अच्छा सोचना है, एंड देन विल हैव टू इम्प्लीमेंट इट, एग्जीक्यूट इट, और उसको सोचकर एग्जीक्यूट करना है, एंड दैट्स मैटर। केवल वही चीज़ जो कि मैटर करता है, ठीक है? तो चलिए, बहुत ज्ञान हो गया। लेट मी सी द टाइम, कि कितना टाइम बचा है, व्हाट आर द टाइम वी आर लेफ्ट विद। ओ माय गॉड, इट्स ऑलरेडी 39 मिनट पास्ट। आई थिंक दोस्तों, I should finish today's lecture here only, because my voice is not so good today. थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट पढ़ते रहें। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भाई 100 दिन से कम हो चुका है। आई थिंक कि वी शुड चेंज आवर स्ट्रैटेजी, एंड कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ अलग करना पड़ेगा। अब 99 डेज आर लेफ्ट हमारे, अब केवल 99 दिन बचा है। तो भाई, और मतलब जितने सीरियस हैं
उस सीरियसनेस को और बढ़ाना होगा, मतलब पढ़ाई के टर्म में सीरियसनेस विच इज़ नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है कि सीरियसनेस तो चाहिए। हंसी मजाक ठीक है अपनी जगह पर है, लेकिन चूँकि सीरियसनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ाई में भी आप थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे हो, बीच बीच में हो रहा है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो सीरियसनेस तो किसी भी काम को कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो तो इट डिमांड्स कंसंट्रेशन, फोकस, सीरियसनेस, वॉट एवर यू कॉल इट। टर्म्स अलग अलग है, सेंस एक है, फीलिंग पर जाओ, फीलिंग वही है, सेंस वही है, जो आप कहना चाह रहे हो वो भी मैं कहना चाह रहा हूँ, बस चॉइस ऑफ वर्ड इज़ डिफरेंट। मेरे कहने का कोई लैंग्वेज अलग है, लैंग्वेज सेम है, चॉइस ऑफ वर्ड अलग है। आप उसी चीज़ को दूसरे वर्ड में समझते हो, मैं उसी चीज़ को अलग वर्ड में समझता हूँ, लेकिन जो आप समझ रहे हो वही मैं भी समझ रहा हूँ, बस इतना ही फ़र्क है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, बिकॉज इट्स वेरी प्रीशियस टाइम, सो थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।